वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे रियलिज़म इन आईआर। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर थीम्स ऑफ रियलिज़म, ठीक है। इसके अलावा इसका क्रिटिसिज्म हम बात करेंगे कि स्टेट एंड पावर के बारे में, कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, पीस एंड सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर, आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी, इनइक्वलिटी एंड इनजस्टिस। इन सब चीज़ों के बारे में रियलिज़म किस तरह से इन बातों को एक्सप्लेन करता है, किस पर्सपेक्टिव से, किस एंगल से। तो ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है। पहले इसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन, इसके ओरिजिन और इसकी मेजर अजम्पशंस पर बात की, ठीक है। तो आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज इस दूसरे हिस्से में हम इसके जो मेजर थीम्स हैं उसकी बात करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेजर थीम्स की बात करते हैं। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो ये सारी चीज़ों की आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले है स्टेट एंड पावर, यानी कि ये इसका एक मेजर थीम है। तो इसमें ये दूसरी चीज़ें आती हैं, तो देखते हैं इसको। तो स्टेट के बारे में रियलिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि इसमें टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होती है, सोवरन होती है। इसके अलावा सारी बात है गवर्नमेंट पीपल के लिए ही होती है, तो पीपल भी इसमें है। तो स्टेट में ये चार चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो बेसिक नुक्ता है रियलिज़म का, कि रिकग्निशन बाय अदर्स, कि असल स्टेट, असल रियासत वो होती है जो सोवरन होती है, और सोवरन स्टेट तब होती है जब दूसरी स्टेट्स उसे रिकग्नाइज़ करती हैं। यानी कि पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों है कि इंडिया उसे मानता है, इंडिया इंडिया क्यों है क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी सारे कंट्री उसे मानते हैं। तो एक स्टेट है जो खुद को स्टेट कहे लेकिन कोई दूसरा उसे रिकग्नाइज़ ना करे तो फिर वो स्टेट नहीं होती। मिसाल के तौर पर फ़लस्तीन। तो फ़लस्तीन का मसला तो आप जानते हैं कि इसराइल फ़लस्तीनियों की सरज़मीन पर आया, उन पर कब्ज़ा किया और अपने आप को तो स्टेट मनवा लिया, लेकिन जो फ़लस्तीनी थे जिनकी ज़मीन पर वो आया वो आज भी स्टेटलेस हैं। तो ये यानी कि एक एग्जांपल है कि रियलिज़म ये बोलता है कि असल स्टेट वो होती है जो सोवरन होती है। इंटरनल से मुराद ये है कि हर स्टेट अंदरूनी लिहाज से सोवरन हो, कि कोई भी वो बात करे, कोई फ़ैसला ले, लेजिस्लेशन करे तो जो उसकी पॉपुलेशन है, उसके सिटीज़न है, वो उसे माने, उसे एक्सेप्ट करें, यानी कि उसके ख़िलाफ़ रजिस्ट ना करें। ये ना कि मतलब कह नहीं सकता कि हम नहीं मानते। तो आमतौर पर जो स्टेट्स होती हैं वो अंदरूनी लिहाज से सोवरन ही होती हैं, कि हर गवर्नमेंट जो फ़ैसला लेती है वो अपने कंट्री के अंदर उसे अप्लाई करती हैं। तो बुनियादी मसला आता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी का, कि जब कोई दूसरी स्टेट आपको रिकग्नाइज़ करती है या नहीं करती। तो ये दोनों तरह की सोवरेनिटीज़ होनी चाहिए, ये रियलिज़म बोलता है। इसके बाद जो रियलिज़म है ये पावर पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखता है। इनफैक्ट ये बोलता है कि जो वर्ल्ड सिस्टम है, पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, ये पावर पॉलिटिक्स है, कि हर कंट्री इसी तगोदो में लगा हुआ है कि उसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी कि वो हर लिहाज से अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहता है, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहता है और अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे वो हासिल करना चाहता है। तो पावर को वो किस तरह डिफ़ाइन करते हैं रियलिज़म वाले, कि एबिलिटी टू चेंज बिहेवियर डोमिनेट, ठीक है। कि अगर आप किसी दूसरे का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से, अपनी डिज़ायर के हिसाब से, तो इसका मतलब आपके पास पावर है, ठीक है। तो रियलिज़म जो सबसे अहम पावर पर फोकस करते हैं वो मिलिट्री पावर है या फिज़िकल पावर है, ठीक है, जो आपको नज़र आती है। जो लिबरलिज़म है वो किस पावर पर बिलीव करता है, इकोनॉमिक पावर पर। इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उसकी पावर पर बिलीव रखता है। तो रियलिज़म बोलते हैं कि जो मिलिट्री पावर है और फिज़िकल पावर है ये असल पावर है। इसके अलावा वो बोलते हैं कि पावर एन एंड, के पावर आपका मकसद है, एंड मीन टू एन एंड, और ज़रिया है उस एंड को हासिल करने का। यानी कि आपका मकसद, आपकी मंजिल पावर है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो आप ज़रिया है वो भी पावर है। पावर के ज़रिए आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, पावर के ज़रिए आप दूसरे बंदे को अटैक कर सकते हैं, यानी कि स्टेट्स की बात हो रही है। तो ये बेसिकली पावर के बारे में। इसके अलावा द बैलेंस ऑफ पावर, ये मैंने इसके एजम्पशंस में भी एक्सप्लेन किया था कि ये एक मैकेनिज़्म है प्रिवेंट वन स्टेट टू डोमिनेट। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली फ़र्ज़ करें आप कोल्ड वार की मिसाल लें या आप इंडिया पाकिस्तान की मिसाल लें। तो जब एक कंट्री के पास फ़र्ज़ करें एक कंट्री के पास इतनी पावर आती है तो दूसरा कंट्री इतनी पावर तो हासिल करेगा ही, लेकिन साथ में वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा उससे, यानी कि अपनी पावर को इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा जब दूसरा कंट्री इसको देखेगा तो वो अपनी पावर को इसके बराबर ले आएगा, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर करेगा और अपनी पावर थोड़ी इंक्रीज़ करेगा। फिर ये उससे यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे। तो इसी तरह ये जो मैकेनिज़्म है ये चलता ही रहेगा, कि हर कंट्री ये चाहेगा कि वो कम अज़ कम दूसरे कंट्री के बराबर उसकी पावर हो, और जब कम अज़ कम करेगा तो फिर अपनी पावर को
थोड़ा उससे ज़्यादा रखेगा ताकि उसका जो डोमिनेंस उसकी कायम रहे। तो बैलेंस ऑफ पावर रियलिज़म इस मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्टेट्स हैं ये आपस में इस तरह ही लगी हुई हैं। कोल्ड वार में रशिया और अमेरिका, इनके दरमियान जो मिलिट्री पावर की दौड़ थी वो लगी रही। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान, इसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि जिस तरह पहले इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। तो इस तरह बैलेंस ऑफ पावर को अचीव किया जाता है कि कोई दूसरा बंदा डोमिनेट ना रहे। इसके अलावा इस बैलेंस ऑफ पावर को मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ के, यानी कि इकोनॉमिकली नहीं देखा जाएगा बल्कि मिलिट्री के लिहाज से देखा जाएगा कि किस कंट्री के पास कौन सी पावर है और फिर दूसरा कंट्री उसको किस तरह बैलेंस कर रहा है। इसके अलावा जो मकसद होता है बैलेंस ऑफ पावर का, वो सिक्योरिटी होता है, पीस नहीं होता। यानी कि आप जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया था इसके पहले हिस्से में कि वर्ल्ड वार 1 के बाद जो स्कॉलर्स थे वो इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए कि पीस को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जो लिबरलिज़म था उसने ये कहा कि पीस को आप अचीव कर सकते हैं क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो गुड है, वो अच्छी है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रूल ऑफ लॉ है, इन सारी चीज़ों के ज़रिए आप दुनिया में पीस कायम कर सकते हैं। इन शॉर्ट पीस कायम हो सकता है। तो रियलिज़म जो था ये लिबरलिज़म के जवाब में आया क्योंकि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ग्रेट डिप्रेशन ये सारा कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पीस को कायम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंसान की नेचर ही सेल्फिश है। तो इसी तरह ये बोलते हैं चूँकि इंसान की नेचर सेल्फिश है, इंसान एग्रेसिव है, लिहाजा स्टेट भी सेल्फिश है, स्टेट भी एग्रेसिव है, ठीक है। तो ये कभी पीस को हासिल करने के लिए जाती नहीं है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर होती है इसका मकसद कोई पीस कायम करना नहीं होता क्योंकि रियलिज़म ये मानता है कि पीस को आप अचीव कर ही नहीं सकते। वार इज़ इनएविटेबल, वार होनी है। तो ये जो मकसद होता है ये आपकी सिक्योरिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है कि आप दूसरे कंट्री के बराबर इसलिए पावर हासिल करते हैं कि कहीं वो आप पर उल्टा अटैक ना कर दे। इसके अलावा इफ़ नेसेसरी थ्रू वार, के इस सिक्योरिटी को, इस पावर को आप वार के ज़रिए भी अचीव करते हैं जब आपके ये नेशनल इंटरेस्ट में होता है। इसके अलावा जैसे ये मैंने ऊपर बताया कि बैलेंस ऑफ पावर कंडीशन फॉर पीस इन इंटरनेशनल ऑर्डर, कि जब आपकी पावर दूसरे कंट्री के बराबर रहेगी तो वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि उसके पास भी पावर है। लेकिन अगर आपकी पावर दूसरे कंट्री से कम होगी तो वो आसानी से आप पर अटैक कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि आपकी पावर कम है। तो अगर आप दुनिया में पीस चाहते हैं तो अपने आप को वार के लिए तैयार रखें, अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ रखें। इसी सूरत में पीस कायम हो सकता है क्योंकि दूसरी स्टेट को पता होगा कि इसके पास पावर है। तो दुनिया में पीस कायम करने का सिर्फ यही एक वाहिद हल है। इसके अलावा पीस क्या है? एब्सेंस ऑफ वार, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ वार, तो वार को वो क्या बोलते हैं? इनएविटेबल। तो वार जब होनी है तो इसका मतलब पीस कायम हो ही नहीं सकता, यानी कि पीस को वो बोलते हैं एब्सेंस ऑफ वार। तो चूँकि वार होनी है तो वार कभी एब्सेंस तो हो ही नहीं सकती। तो पीस के बारे में इनका फिर ये कंसेप्ट हुआ कि पीस भी अचीव नहीं हो सकता। पीस सिर्फ एक ही सूरत में अचीव हो सकता है कि जब आप अपने आप को पावरफुल रखें। तो ये स्टेट एंड पावर के लिहाज से इनका कंसेप्ट था। इसके बाद कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की बात करते हैं। तो कन्फ्लिक्ट को जो रियलिस्ट हैं वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि डिसएग्रीमेंट विच द पार्टीज इन्वॉल्व सीक टू रिजॉल्व, यानी कि ये डिसएग्रीमेंट होता है दो स्टेट्स के दरमियान, दो पार्टीज़ के दरमियान। तो डिसएग्रीमेंट कैसे होता है इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है यहाँ पे। तो इससे पहले कि ओनली कन्फ्लिक्ट ऑफ वायलेंट नेचर, ठीक है, यानी कि यह छोटा मोटा जो डिसएग्रीमेंट होता है या वो रियलिज़म एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि सिर्फ वही कन्फ्लिक्ट जो वायलेंट नेचर का हो, जिससे डर हो कि कल को जंग हो सकती है, कल को वार हो सकती है, ये सिर्फ उसी पर बिलीफ रखते हैं, यानी कि स्टेट लेवल का। अब इसकी एग्जांपल कोल्ड वार में हमें मिलती है कि जब कोल्ड वार शुरू हुई थी, आमतौर पर इसे वर्ल्ड वार 2 के बाद भी बोला जाता है कि डिसएग्रीमेंट ऑफ जर्मनी, कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जब जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने जर्मनी पर कब्ज़ा कर लिया, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रशिया। तो जो स्टेटस ऑफ जर्मनी था इस सिलसिले में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया अमेरिका और रशिया के दरमियान, यानी कि यहाँ से कोल्ड वार की इब्तिदा होती है। तो बेसिकली अब मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करना कि वो क्या था, लेकिन ये एक एग्जांपल है इस डिसएग्रीमेंट की और वायलेंट नेचर की। यानी रशिया ये बोलता था कि जर्मनी को दोबारा इकोनॉमिक पावर नहीं बनने देना, जर्मनी को ज़्यादा जल्दी से इंटीग्रेट नहीं करना, जबकि जो अमेरिका था वो ये बोलता था कि जर्मनी को इकोनॉमिकली ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा जल्दी से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और फिर अगर जर्मनी स्ट्रॉन्ग होगा तो वो रशिया को भी स्ट्रॉन्ग होने से रोकेगा। यानी कि जो स्टेटस ऑफ जर्मनी था कि जर्मनी का फ्यूचर किस तरह से होगा, इस पर कन्फ्लिक्ट था अमेरिका और रशिया के दरमियान। तो चूँकि ये एक डिसएग्रीमेंट था बड़ी पावर्स के दरमियान और ये वायलेंट नेचर का था,
ठीक है। तो ये आगे फिर पूरा का पूरा कोल्ड वार में चलता रहा। तो ये रियलिज़म इस तरह के कन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा ये मैंने जिस तरह लिखा है कि डिवीजन ऑफ यूरोप, ये इसी की बात हो रही है, जर्मनी की पावर पॉलिटिक्स। रियलिज़म ये बोलता है कि ये बेसिकली पावर पॉलिटिक्स था। रशिया अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट था उसको देख रहा था, अमेरिका जो अपना नेशनल इंटरेस्ट था वो उसको देख रहा था। तो इस डिसएग्रीमेंट की वजह से जो कोल्ड वार थी वो चलती रही। इसके अलावा जो रियलिस्ट हैं ये फोकस करते हैं काज एंड नेचर ऑफ वार, कि वार की वजह क्या थी, क्यों शुरू हुई और उसकी नेचर क्या है, यानी किस तरह की वार है वो, सिविल वार है, कोल्ड वार है, या डायरेक्ट जो वार होती है ईरान इराक वार है, या 1965 पाकिस्तान इंडिया की इस तरह की वार है। ठीक है। तो यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वही बुनियादी बात कि ऐसा कन्फ्लिक्ट जो वायलेंट नेचर का उसको रियलिज़म एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा केंथ वाल्स बड़ा काफ़ी अहम ये शख्सियत है रियलिज़म के हिसाब से। तो इनकी बुक है मैन द स्टेट एंड वार, 1959 में इसका पहला एडिशन आया था। तो उसमें इन्होंने 3 तरह की इमेजेस बयान की थी, यानी कि जो इस बात को एक्सप्लेन करती हैं कि काज एंड नेचर ऑफ वार। तो पहली इमेज में इन्होंने ये बताया कि ह्यूमन नेचर, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि लिबरलिज़म बोलता है कि ह्यूमन नेचर गुड है, तो रियलिज़म बोलता है कि नहीं, ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, ह्यूमन नेचर एग्रेसिव है, और ऊपर से है भी कॉन्स्टेंट, यानी कि कोई चांस ही नहीं है इसके बदलने का। ये सेल्फिश है, एग्रेसिव है, और इसने हमेशा ऐसे ही रहना है, जिसकी वजह से दुनिया में पीस के कायम होने का चांस नहीं है। तो फर्स्ट इमेज में वाल्स ये बोलता है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, रूट काज ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मसले हैं, उसी का वजह जो बुनियादी जड़ है वो ह्यूमन नेचर है। ग्रेडी सेल्फिश एग्रेसिव बात हो चुकी है। तो लिहाजा ये लीड करती है वार की तरफ। इसके बाद सेकंड इमेज में वो ये बताते हैं कि जो स्टेट है वो ह्यूमन नेचर के ये ग्रेडी सेल्फिश और एग्रेसिव होने की वजह से जो स्टेट है वो भी ग्रेडी है, सेल्फिश है, एग्रेसिव है। वो परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि इंसान अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, स्टेट नेशनल इंटरेस्ट देखती है। ठीक है। तो जब हर स्टेट ये कहेगी कि उसका नेशनल इंटरेस्ट अचीव हो, तो ज़ाहिर बात है फिर वो क्लैश होगा और वार होगी। इसके बाद थर्ड इमेज में वो बताते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम फॉर स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टन वे, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर ही इस तरह का बना हुआ है कि स्टेट को वो बिहेव करता है, वो फोर्स करता है, मजबूर करता है कि वो एक ख़ास तरीके से बिहेव करे। अब यहाँ पर वो पीछे वाली बात आती है कि जिसमें हमने स्टैग हेयर एनालॉजी की थी। इसके अलावा अनार्की का कंसेप्ट आता है। अनार्की किसे बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि जब दुनिया में कोई गवर्नमेंट नहीं होती, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं होती। तो जब दुनिया में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, हर स्टेट सोवरेन है, तो वो हर स्टेट अपनी मर्ज़ी से बिहेव करेगी, अपनी मर्ज़ी से वो चलेगी। तो जब हर स्टेट अपनी मर्ज़ी से चलेगी, हर स्टेट अपना नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करेगी, हर स्टेट अपनी पावर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा, एक कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। ज़ाहिर बात है कि हर बंदा अगर अपना फ़ायदा सोचेगा तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा दूसरे का नुकसान और दूसरे का फ़ायदा आपका नुकसान होगा। तो इस डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करने के लिए फिर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वार होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम से क्या मुराद है कि इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर ही अनार्किक है, यानी कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी ऐसे कंट्री को जो गलत कर रहा है उसको रोके, या कोई सही कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करे, या इस तरह का। हर स्टेट अपने ही दिफा में, अपनी सिक्योरिटी में, अपनी पावर इंक्रीज़ करने में लगी हुई है। इसके अलावा स्टैग हेयर एनालॉजी भी है जो मैंने पहली हिस्से में बताई थी, तो आप फर्दर डिटेल के लिए वो भी देख सकते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस के बारे में था। इसके अलावा पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोलते हैं कि वार इज़ इनएविटेबल। पीछे बात हो चुकी है कि रियलिस्ट बोलते हैं कि वार तो ऐसी चीज़ है कि जिसे आप रोक ही नहीं सकते हैं। लिबरलिज़म ये बोलता है कि आप वार को ख़त्म कर सकते हैं, दुनिया में पीस कायम कर सकते हैं। तो रियलिज़म चूँकि लिबरलिज़म के जवाब में आया था, तो इन्होंने कहा कि वार इज़ इनएविटेबल। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर ही सेल्फिश है, ह्यूमन नेचर एग्रेसिव है, इस वजह से स्टेट एग्रेसिव है। तो जिसकी वजह से चूँकि स्टेट एग्रेसिव है, सेल्फिश है, तो फिर वार को रोकना नामुमकिन है। और ऊपर से फिर इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है कि वो किसी स्टेट को पनिश करे या जो दुनिया का निज़ाम है उसको अच्छे तरीके से लेके चले। तो अल्टीमेटली अनअवॉइडेबल, ठीक है। तो आप जो पीस है उसको कायम नहीं कर सकते, इसके लिए सॉरी है रियलिज़म की तरफ से। इसके अलावा रियलिज़म पीस को कैसे डिफ़ाइन करता है कि वन कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन इज़ एब्सेंट, कि जब कन्फ्लिक्ट ना हो और कंपटीशन ना हो। तो जब हर स्टेट अपना नेशनल इंटरेस्ट हासिल करे, अपना सेल्फिश बिहेव करे, एग्रेसिव हो, तो फिर कन्फ्लिक्ट क्यों ना हो और कंपटीशन क्यों ना हो। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिज़म बोलता है, ठीक है। तो मतलब पीस आप नहीं अचीव कर सकते। इसके अलावा सिक्योरिटी, हर स्टेट अपनी सिक्योरिटी में लगी हुई है, अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहती है। स्टेट सर्वाइवल, जारी बात है कि वो अपने सर्वाइव करना चाहती है इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। इसके अलावा फोकस टू प्रिवेंट वार देन अचीव पीस,
पीस को तो अचीव करने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि ये कोशिश की जाती है कि वार को आप प्रिवेंट कर सकें। और वार को आप प्रिवेंट किस सूरत में कर सकते हैं, जब आप वार के लिए ख़ुद को तैयार करेंगे। तो रियलिज़म बोलता है कि एक ही सूरत है वार को रोकने की, पीस कायम करने की, और वो ये कि आप ख़ुद को वार के लिए तैयार रखें। जब आप ख़ुद को वार के लिए तैयार रखेंगे तो दूसरी स्टेट कभी भी आप पर अटैक नहीं करेगी। जब आप ख़ुद को वार के लिए तैयार नहीं रखेंगे तो दूसरी स्टेट बड़ी आसानी से आप पर अटैक करेगी। तो ये इनका एक बिलीफ है दुनिया में पीस कायम करने के लिए। इसके अलावा स्टेट शुड सीक पावर फॉर पीस, यही ऊपर वाली बात ही कि पावर ही आपके पास पीस की इंश्योरिटी है। पीस पावर जो आपके पास होगी सिर्फ वही पीस को इंश्योर कर सकती है। इसके अलावा स्टेक हेयर एनालॉजी है, ये यहाँ पर भी मैंने लिखा है। ये बेसिकली कंटेक्स्ट ऑफ अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा रैशनल टू बिहेव इन अ सर्टन वे। अब अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप यहाँ से थोड़ा स्किप कर सकते हैं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो ये जो हम इंसान के सेल्फिश नेचर की, इंसान के एग्रेसिव नेचर की बात करते हैं कि वो रैशनल है, कि वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्टेड वे में बिहेव करे, तो उसके लिए स्टैग हेयर एनालॉजी दी जाती है। अब इसकी कहानी कैसे है कि एक जजीरा है, उस पर कुछ लोग हैं, यानी कि वो आइसोलेटेड हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, कोई उनके पास आ नहीं सकता, और उन्होंने सर्वाइव करना है ख़ुद को। यानी कि ये अब इंटरनेशनल सिस्टम की बात हो रही है, जिसमें उन आदमियों को, उन इंडिविजुअल्स को स्टेट से तशबीह दी जा रही है, एनालॉजी है ना। तो वो जो आदमी हैं, जो वहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं, अब जारी बात उन्होंने कुछ खाना पीना भी है, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हम मिल के एक स्टैग को पकड़ते हैं। यानी कि स्टैग किसे बोलते हैं, जो हिरन होता है, बारहसिंगा होता है। यानी कि अगर हम मिल के एक स्टैग को पकड़ेंगे तो वो एक स्टैग हम सब की भूख मिटा सकता है। यानी कि हम सब उसे बड़ी आसानी से आराम से खाएंगे, हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी। और कंडीशन क्या है कि हम सारे ही उसे पकड़ सकते हैं। यानी कि हम में से अगर एक आधा भी निकल जाएगा तो फिर हम उस टैग को पकड़ नहीं सकते, वो निकल जाएगा। अब वो सारे आपस में मुआहदा कर लेते हैं, सारे राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है भाई, हम पकड़ते हैं उसे और मिल के खाते हैं, यानी कि मिल के रहते हैं। तो क्या होता है कि वो सारे अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं उस टैग को ढूंढने। अब क्या होता है कि उनमें से जो एक आदमी होता है उसे एक हेयर यानी खरगोश नज़र आ जाता है। अब वो डायलेमा में पड़ जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। यानी कि वो जो खरगोश होता है वो सिर्फ उसी एक शख्स की भूखी मिटा सकता है। अब वो सेल्फिश होता है। अब ये यहाँ पर वो सेल्फिश नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। वो चूँकि रियलिज़म बोलता है कि इंसान है ही सेल्फिश, तो वो ये बोलते हैं कि वो जो बंदा जब खरगोश को देखता है तो वो उसे पकड़ के खा लेता है और अपनी भूख मिटा लेता है। अब इसकी दो वजूहत हैं। एक तो इंसान सेल्फिश है, नंबर दो इंसान, वो जो बंदा होता है वो इस सोच में पड़ जाता है कि मे बी जो बाकी आदमी हैं उनमें से कोई किसी एक को कोई खरगोश नज़र आ गया तो वो उसे पकड़ के खा लेगा, ठीक है, तो वो अपनी भूख मिटा लेगा, उसकी वजह से हम सारे भूखे रह जाएंगे। यानी कि मैं अगर इस खरगोश को छोड़ के आगे चला जाऊं तो पता नहीं मुझे ये भी वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो मेरी चॉइस है, जहाँ पर मुझे फ़ायदा नज़र आया, वो मैंने अब लेना ही लेना है, ठीक है। लिहाजा वो खरगोश पकड़ के खा लेता है। नंबर दो, वो ये भी सोचता है कि पता नहीं हमें कोई स्टैग मिलना भी है या नहीं मिलना, ठीक है। तो ये इस एनालॉजी के ज़रिए वो इंटरनेशनल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं कि जिस तरह वो आदमी अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाता है कि पता नहीं बारहसिंगा मिलना भी या नहीं मिलना, या मे भी जो दूसरा हमारे ग्रुप में जो दूसरा बंदा है वो उसको कोई खरगोश मिल जाए, वो उसे पकड़ के खा ले, ठीक है, और मैं इस स्टैग को पकड़ने की कोशिश में इस खरगोश से भी हाथ धो बैठूं। लिहाजा वो रैशनल हो जाता है, वो उसकी चूँकि नेचर ही सेल्फ इंटरेस्टेड होती है, सेल्फिश होती है, लिहाजा वो उस स्टैग को पकड़ के खा लेता है। तो ये इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया में बड़ी अनसर्टेनिटी है, अनार्किक सिस्टम है, हर स्टेट एक ख़ास वे में, एक पार्टिकुलर वे में बिहेव करती है और अपने जो इंटरेस्ट है उसको अचीव करती है। लिहाजा पीस के चांस नहीं है। पीस एक ही सूरत में कायम हो सकता है कि आप ख़ुद को वार के लिए तैयार रखें। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसमें क्या वो बोलते हैं कि कोऑपरेशन इज़ सेकेंडरी कंसर्न। इंस्टीट्यूशन में वही होता है ना कि कोऑपरेशन होता है, आप मिलजुल के काम करते हैं, जिसे लिबरलिज्म बेसिकली एक्सप्लेन करता है। तो रियलिज्म बोलते हैं कि कोऑपरेशन ये दूसरे नंबर पर आता है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट जो होती है ये पावर की, एनार्की, कन्फ्लिक्ट, इन सारी चीज़ों में उलझी हुई है। तो जब हर स्टेट पावर चाहती है, जो अनार्किक सिस्टम है इंटरनेशनल, इसके अलावा कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो फिर इस बात के चांसेस कम पैदा हो जाते हैं कि स्टेट्स के दरमियान कोऑपरेशन हो। यानी कि कोऑपरेशन ज़ाहिर बात है इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए होता है, जिस तरह UN है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे इकोनॉमिक सिस्टम बने हुए हैं। इसके अलावा टू मच फोकस ऑन सोवरेनिटी, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि रियलिस्ट स्कॉलर्स हैं उनके नज़दीक असल स्टेट वही है जो सोवरन है, इंडिपेंडेंट है, जो अपने फ़ैसले खुद लेती है।
तो जब सॉवरेनिटी पर इतना ज़्यादा फोकस है तो ज़ाहिर बात है फिर कोऑपरेशन पर नहीं है, क्योंकि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के ज़रिए कोऑपरेट करते हैं तो फिर आप अपनी थोड़ी सी सॉवरेनिटी उस इदारे को भी देते हैं। मिसाल के तौर पर यूएनओ के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं 193, तो यूएनओ अगर कोई फ़ैसला लेती है तो वो दूसरे कंट्री पर, यानी कि जो उसका मेंबर है उस पर वो अप्लाई होगा, चाहे वो कंट्री उसको माने या ना माने। तो यहाँ से वो सॉवरेनिटी वाला कंसेप्ट चला जाता है। तो जो रियलिज़म है ये इंस्टीट्यूशंस पर ज़्यादा बिलीफ नहीं रखता, कोऑपरेशन पर ज़्यादा बिलीफ नहीं रखता, ठीक है। इसके अलावा स्टेट कैन ज्वाइन और रिमूव, जिस तरह हमने मैकियावेली की बात की थी कि उसने कहा कि प्रॉमिस कैन बी ब्रोकन व्हेन इट इज़ इन योर नेशनल इंटरेस्ट। इसके अलावा बेटर टू बी हेटेड देन लव्ड, कि बेहतर है कि आपसे नफ़रत की जाए बजाय इसके कि आपसे लव किया जाए। तो इसी तरह स्टेट जो है ये जब उसके इंटरेस्ट में हो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर ले, जब उसके इंटरेस्ट में ना हो वो अपने आप को रिमूव कर ले, ठीक है। जब उसके इंटरेस्ट में वो अलाइंस बना ले, जब उसके इंटरेस्ट में ना हो तो वो ना बनाए, ठीक है। तो फिर वही ज़ाती इंटरेस्ट की वो बात करते हैं। इसके अलावा रियलिज़म बोलता है कि ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये जो यूरोपियन यूनियन है, अलाउ स्टेट्स टू परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी कंट्री किसी भी इंस्टीट्यूशन को तभी ज्वाइन करता है जब वो उसके इंटरेस्ट में होता है। अगर वो इसके इंटरेस्ट में नहीं होता तो वो उसे ज्वाइन नहीं करता। यानी कि ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह यूएनओ है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन लेता है। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं अमेरिका लेता है। अमेरिका अगर कोई गलत काम करता है तो क्या यूएनओ उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला ले तो अमेरिका उसे एक्सेप्ट करेगा। मसलन अमेरिका ने इराक़ पर इन्वेड किया तो बाद में वो कहते हैं कि जी मिस कैलकुलेशंस थी, ये था फ़लाँ था। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। तो कौन जवाबदेह है इस बात का, जो इराक़ के अंदर जो सिविलियंस थे वो मरे, इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर जो आवाम इतनी ज़्यादा जो मर रहे हैं। तो क्या यूएनओ के पास पावर है कि वो अमेरिका से इस बात का हिसाब ले। तो रियलिज़म इसी बात को एक्सप्लेन करता है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ होते हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होती है। और पावर, सिक्योरिटी, इसी चीज़ को तो रियलिज़म एक्सप्लेन करता है। तो फिर यानी कि वही मुख्तसर बात कि अगर आपके फ़ायदे में है तो आप ज्वाइन करेंगे, नहीं है तो आप नहीं करेंगे। इसके बाद जो नियो रियलिस्ट हैं ये रोल ऑफ डोमिनेंट स्टेट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसकी बात करते हैं। ये मैंने पहले वाली में भी एक्सप्लेन किया था, हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। ये जो नियो रियलिस्ट हैं ये हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह एक तो ये अनार्की की बात करते हैं कि दुनिया में अनार्की है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हर स्टेट एक ख़ास वे में अपने एक सेल्फ़ इंटरेस्ट की बुनियाद पर बिहेव करती है और दुनिया में वार के चांसेस होते हैं। तो जो नियो रियलिस्ट है ये हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। अब हेजिमोन क्या होता है? हेजिमोन बोलते हैं कि जो मोस्ट पावरफुल होता है, जिस तरह सुपर पावर आजकल अमेरिका है। अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है वो बाकी अमेरिका को निकाल के बाकी सारी दुनिया की जो मिलिट्री का बजट है उसका आप हाफ़ कर दें तो वो सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बजट के बराबर है। इसके अलावा उनकी इकोनॉमिक पावर आप देखिए, अमेरिका के बाद जो 10-12 कंट्रीज़ हैं उसके बाद यानी कि उनको मिला के अगर अमेरिका के बराबर किया जाए फिर वो बनता है। इसके अलावा उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पहली 100 में आती हैं। इसके अलावा उनकी जो रिसर्च है यानी कि हर लिहाज से अमेरिका हमसे आगे है। हमसे मुराद बाकी दुनिया से अमेरिका काफ़ी आगे है। तो इसको हेजिमोन बोलते हैं कि जो हर लिहाज से आपसे आगे होता है, काफ़ी एडवांस होता है। आजकल जिस तरह चाइना इमर्ज कर रहा है। तो नियो रियलिस्ट ये बोलते हैं कि हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी कि दुनिया में जो स्टेबिलिटी है, दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है जैसे यूएनओ, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो इसको स्टेबल करने में हेजिमोन का बहुत ज़्यादा हाथ है। यानी कि दुनिया में स्टेबिलिटी है तो वो हेजिमोन की वजह से है। अगर दुनिया में कोई हेजिमोन ना हो, कोई वर्ल्ड पावर ना हो, कोई सुपर पावर ना हो तो फिर दुनिया में स्टेबिलिटी ना हो। इसके वो एग्जांपल देते हैं कि वर्ल्ड वार 2 से पहले, वर्ल्ड वार 1 में भी और उससे पहले भी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ये सारे के सारे सुपर पावर थे। कोई एक हेजिमोन नहीं था जिसकी वजह से जंगें होती रहीं। वर्ल्ड वार 2 के बाद रशिया और अमेरिका उभरे, इन दोनों के दरमियान कोल्ड वार चली और 1991 के बाद सिर्फ यूनिपोलर सिस्टम बना जिसमें अमेरिका एज अ हेजिमोन सुपर पावर उभरा और फिर दुनिया में कोई वाज़िया जंग नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी हेजिमोन को एक्सप्लेन करता है कि हेजिमोन ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में स्टेबिलिटी रहे। इसके अलावा जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, नियो रियलिस्ट ये बोलते हैं कि ये सारे के सारे हेजिमोन की वजह से चल रहे हैं, मुख्तसर लफ्ज़ों में। तो ये था हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। इसके अलावा हेजिमोन कैन परस्यूड एंड पनिश। ठीक है, तो वही बात है कि अगर कोई कंट्री अपनी हद से बढ़ता है तो हेजिमोन उसे पनिश करता है। इसके अलावा परस्यूड करना कि एक किसी ख़ास कंट्री को वो एक ख़ास अंदाज में बिहेव करने पर परस्यूड कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में सॉफ्ट पावर की बात हो रही है कि कैरेट एंड स्टिक्स पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं।
तो मुख्तसर लफ्ज़ों में जो स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर ज़्यादा बिलीफ नहीं रखती रियलिज़म के मुताबिक, क्योंकि उनकी सोवरेनिटी वो सबसे अहम है। इसके अलावा ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये दुनिया में कायम है तो हेजिमोन की वजह से कायम है, हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। अगर हेजिमोन ना हो तो फिर दुनिया में स्टेबिलिटी भी कायम ना हो। तो ये था इंस्टीट्यूशन एंड वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। इसके बाद आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। तो रियलिस्ट है ये नेशन स्टेट पर बिलीफ रखते हैं, यानी कि वही बात कि आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो आपकी कौम है वही अहम है, कि आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप बरतानवी हैं, यही आपकी आइडेंटिटी है। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर है वो कुछ भी नहीं है। बियॉन्ड नेशन स्टेट इंटरनेशनल अनार्की है, यानी कि अनार्की का कंसेप्ट हमने पीछे भी पढ़ा। माइट मेक्स राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो रियलिज़म इसको इस तरह एक्सप्लेन करता है। यानी कि लिबरलिज़म क्या कहता है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करता है। तो ये बोलते हैं कि नहीं, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं है, आपकी जो नेशन स्टेट है, आपका जो मुल्क है, कंट्री है, वही सब कुछ है, और इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो ये इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा इनइक्वलिटी एंड जस्टिस, ये काफ़ी अहम चीज़ है। जिस तरह हमने शुरू में बात की कि ये सोवरेनिटी पर बिलीफ रखते हैं, सोवरेनिटी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। तो ये बोलते हैं कि एक स्टेट को नहीं चाहिए, शुड नॉट कमेंट और क्रिटिसाइज डोमेस्टिक इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ अदर स्टेट। यानी रियलिज़म ये बोलता है कि दूसरी एक स्टेट को दूसरी स्टेट के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मसलन बर्मा के अंदर अगर मुसलमान मर रहे हैं तो किसी दूसरी स्टेट को नहीं चाहिए कि वो उस पर क्रिटिसाइज़ करें। इस तरह कश्मीर के अंदर अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो दूसरे कंट्री को नहीं चाहिए कि वो उस पर दखल अंदाजी करें। ऐसा रियलिज़म का मानना है। इसके अलावा स्टेट्स मस्ट साइलेंट अदरवाइज इंटरनल सॉवरेनिटी, के स्टेट को चाहिए कि वो चुप रहें अगर इस तरह के मामला हो रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एक स्टेट बोलेगी तो दूसरे कंट्री की जो इंटरनल सॉवरेनिटी है वो मुतासर होगी। तो चूँकि सॉवरेनिटी, सॉवरन स्टेट, ये सबसे अहम होती है रियलिज़म में, तो लिहाजा वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते। टर्निंग द ब्लाइंड आई इज़ द लेसर ऑफ द टू इवल्स, कि आप उससे मुँह मोड़ लें, ये जो दो गुनाह हैं उनमें से बेहतर है। यानी बर्मा में मुसलमान मर रहे हैं, मरने दे, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, होने दे। तो ये बेहतर है कि आप उसकी तरफ ना तवज्जो दें, क्योंकि अगर आप बोलेंगे किसी स्टेट के अंदरूनी मामलात में आप दखलंदाजी करेंगे तो दूसरा आपके अंदर करेगा। जब सारी स्टेट ऐसे बिहेव करेंगे तो फिर कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, कन्फ्लिक्ट होगा तो फिर वार होगी। लिहाजा बेहतर है कि आप बोले ही ना। नो राइट टू जज द एक्शन ऑफ अदर्स, ये आपके पास इस बात का इख्तियार नहीं है। तो ये इनइक्वलिटी एंड जस्टिस है। दूसरे लफ्ज़ों में रियलिज़म इनइक्वलिटी को या इनजस्टिस को जस्टिफाई कर रहा है कि अगर ऐसा है तो होने दे। अगर आप बोलेंगे तो इंटरनल सॉवरेनिटी उसकी मुतासर होगी, अगर ऐसा होगा तो फिर कन्फ्लिक्ट होगा और फिर वार पैदा होगी। तो ये था इनइक्वलिटी एंड जस्टिस के बारे में। इसके बाद सबसे आखिर में इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। जो क्रिटिसाइज़ करते हैं रियलिज़म पे वो बोलते हैं कि टू सिंपलिस्टिक फ्यू जनरल लाज, कि ये इंतहाई सादा सा है, जनरल लाज है। मसलन बोलते हैं कि इंसान की नेचर सेल्फिश है, हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करती है। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत जनरल लाज है, मतलब ये तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है हर स्टेट ने अपना फ़ायदा ही देखना है और दूसरे का फ़ायदा तो नहीं देखना। तो ये इस तरह से बोलते हैं कि सादा से लाज हैं, ये इसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज जस्टिफाई इनजस्टिस, जिस तरह हमने पीछे बात की कि ये बोलते हैं कि इंसान की नेचर सेल्फिश है और कांस्टेंट है, यानी कि इंसान की नेचर सेल्फिश है और ये ऐसे ही रहनी है, बदल नहीं सकती। तो चूँकि नेचर नहीं बदलनी, लिहाजा पीस के कोई चांस नहीं है। इसके अलावा जस्टिफाई इनजस्टिस, ये हमने पीछे बात की कि ये बोलते हैं कि आपने दूसरी स्टेट के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी नहीं करनी। जिस तरह मैंने बर्मा की कश्मीर की मिसाल दी, तो अगर वैसा हो रहा है तो होने दें। तो ये जस्टिफाई इनजस्टिस, इस चीज़ को फिर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसके अलावा टू मच फोकस ऑन स्टेट किया जाता है। जिस तरह हमने सोवरेनिटी की बात की, इंडिपेंडेंट स्टेट, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, प्रिपेयर फॉर वार। तो स्टेट पर ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं रियलिज़म वाले। तो इस पर तनकीद की जाती है कि आजकल के दौर में अब स्टेट ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं ये भी बहुत अहम है। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन किसे बोलते हैं? इसका बुनियादी कंसेप्ट तो ये है कि कोई कंपनी होती है, उसका असल कंट्री कोई और होता है। फ़र्ज़ करें एक कंपनी है, उसका असल कंट्री पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा कम से कम 2 से 3 कंट्रीज़ दूसरों में उसकी ब्रांचेज़ होंगी और वहाँ पर उसकी अपनी जगह होगी, अपना सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। ठीक है, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि असल में वो तो बरतानिया की थी, लेकिन इंडिया में उसकी अपनी स्पेस थी, अपनी जगह थी, अपनी उसका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन था और अपना निज़ाम वो चला रही थी। इस तरह आजकल के दौर में मल्टीनेशनल कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये नियो कॉलोनियलिज़म की ये मिसाल है कि जिससे जिन कंट्रीज़ में ये होती हैं वहाँ पर गुर्बत ज़्यादा आ जाती है।
तो इस तरह से यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये करते हैं कि स्टेट ही सब कुछ नहीं है। आजकल के दौर में जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं। इसके अलावा फेयर टू प्रेडिक्ट कोल्ड वार इवेंट के जो रियलिज़म है ये देखने में सुनने में तो ऐसा लगता है कि बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। तो जो तनकीद करते हैं वो बोलते हैं कि कोल्ड वार के बारे में कोई इनकी प्रेडिक्शन नहीं थी। जब भी देखो यही कहते हैं कि कोई स्टेट कोई भी काम करे तो आगे से कहते हैं कि ये उसके नेशनल इंटरेस्ट में था। तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ी सादा सी बात है, तो मतलब इन्होंने कोई प्रेडिक्शन कभी नहीं की। तो ये क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा जिस तरह ये ऊपर मैंने बात की कि रियलिज़म जस्ट एक्सप्लेन वाई डिसीजन इज़ मेड, कि पाकिस्तान ने, इंडिया ने, अमेरिका ने कोई फ़ैसला लिया है तो ये उसको जस्ट एक्सप्लेन करेगा, जस्टिफाई करेगा कि ये बात उसके इंटरेस्ट में थी, लिहाजा उसने ये कर दिया। तो कहते हैं कि ये कोई फिर बड़ी बात नहीं है। फ़र्ज़ करें एक कंट्री उसने कोई फ़ैसला लिया, मे बी फ़र्ज़ करें उसने दूसरे कंट्री पर अटैक करने का फ़ैसला किया, तो रियलिज़म कहेगा कि ये उसके इंटरेस्ट में था, लिहाजा उसने अटैक कर दिया। तो जो तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं कि मे बी वो कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ अलाइंस बना लेता तो वो ज़्यादा उसके इंटरेस्ट में होता। तो रियलिज़म इस तरह यानी कि नहीं एक्सप्लेन करता, जस्ट जिस कंट्री ने जो फ़ैसला लिया उसको एक ख़ास अंदाज से एक्सप्लेन करेगा कि ये भाई इसके इंटरेस्ट में था, लिहाजा उसने ये काम कर दिया। इसके अलावा सिर्फ स्टेट पर, नेशनल इंटरेस्ट पर, इसी पर फोकस है जो ह्यूमन नेचर से वो ड्राइव करते हैं। तो इस लिहाज से कहा जाता है कि वेरी नैरो अप्रोच, यानी कि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, आजकल की जो ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्निज्म है, जो ट्रांसनेशनलिज्म का कंसेप्ट है, यानी कि ये तो सिर्फ नेशन स्टेट की बात करते हैं, इससे बात कुछ नहीं। तो कहते हैं कि आजकल की दुनिया बहुत मॉडर्न, बहुत आगे निकल गई है, बॉर्डर तो बहुत पीछे रह गए हैं, इकोनॉमिक पावर आजकल बहुत ज़्यादा है, आजकल जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है सॉफ्टवेयर्स की फॉर्म में, नॉन फिज़िकल चीज़ें आ गई हैं। तो कहते हैं इन चीज़ों को रियलिज़म एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि जो फिज़िकल चीज़ें हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है, सिर्फ उसी को, इसके अलावा स्टेट, नेशनल इंटरेस्ट, सिर्फ इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो इस लिहाज से कहते हैं कि ये बड़ी नैरो अप्रोच है। इसके अलावा ह्यूमन एज अ सेल्फिश कैन बी चेंज, तो जैसे ये बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर एक सेल्फिश है, वो खुद गर्ज है, और ऊपर से वो है भी कॉन्स्टेंट, यानी कि उसने बदलना भी नहीं है, तो जिसकी वजह से पीस अचीव नहीं कर सकते। तो जो तनकीद करते हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं भाई चेंज तो हो सकती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लिबरलिज़म वाले हैं वो बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर इज़ गुड, और जो लिबरलिज़म पे तनकीद करते हैं वो ये बोलते हैं कि लाजमी तो नहीं है कि ह्यूमन नेचर गुड हो, वो ख़राब भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश, और जो इस पर तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि कैन बी चेंज, यानी कि ह्यूमन नेचर कैन बी गुड। तो ये यानी कि इस तरह की बातें हैं, यानी कि उल्टा काम है। इसके अलावा अंडर एस्टिमेट द स्कोप ऑफ कोऑपरेशन, ये जिस तरह हमने इंस्टीट्यूशन वाले हिस्से में बात की थी कि ये चूँकि सोवरेनिटी पर फोकस करते हैं और बोलते हैं कि कोऑपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है, हर स्टेट बैलेंस ऑफ पावर उसकी दगोदो में लगी हुई है कि हर स्टेट चाहती है कि उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ वो ज़्यादा हो दूसरी स्टेट से, हर स्टेट वो अपने आप को वार के लिए तैयार रखना चाहती है, तो जिसकी वजह से कोऑपरेशन नहीं होता। कोऑपरेशन की बात कौन करते हैं? वो लिबरल बात करते हैं, ठीक है। तो ये कोऑपरेशन पर ज़्यादा बिलीफ नहीं रखते, बल्कि ये बोलते हैं कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इनक्रीज़ रखें। तो ये था इसका क्रिटिसिज्म। तो ये था एक ओवरऑल रियलिज़म। इसके मैंने आज जो थीम्स थे उस पर बात की। इससे जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें मैंने इसके जो इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और मेजर अजम्पशन यानी कोर वैल्यूज़ थी उस पर बात की थी। तो इस हिस्से में मैंने मेजर थीम्स की बात की। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा कि रियलिज़म क्या होता है, क्या थाट्स हैं इसके, क्या पर्सपेक्टिव है और किस तरह से ये सोचता है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया।